सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। IMF की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी किए जाएंगे, लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना के इजलास से इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF वाज़े तौर पर कह रहा है कि टैक्स नेट का दायरा बढ़ाएं। IMF की शर्त है कि टैक्स नेट को बढ़ाएं। हमें कर्जों से जान छुड़ानी है। कर्जों के रोल ओवर और मजीद कर्ज पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। तो इस सूरत हाल में सवाल ये कि जब मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है तो फिलहाल इसकी अहमियत क्या है? अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इस पर कुछ एतराज़ात आयद कर दिए तो मुआहिदे का मुस्तकबिल क्या होगा, और क्या मुस्लिम लीग नून अकेले इस मुआहिदे का बोझ उठा सकेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वैसे ही तमाम मामलात में पीछे ही है। ये सवाल लेके अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। तारुफ में करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें तशामुल हक साहब ने ज्वाइन किया है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए, जबकि डॉक्टर दानिश भी वीडियो लिंक के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करूँगी मैं डॉक्टर साहब आपसे। एक तो ये जो मुआहिदा हो चुका है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से ये मशरूत है। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून इसका मुआहिदे का बोझ अकेले कैसे उठाएगी? देखिए, ये जो आपने जिसकी बात की है कि जी स्टाफ लेवल पर यानी जो मिशन आया हुआ था उससे इनकी जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो गए हैं, और 1.1 जो किस्त अप्रैल में इनको मिलनी थी वो जाहिर है अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो इसको अप्रूव करता है। अमूमन देखने में यह है कि जब मिशन जो है वो फाइनल फैसला कर देता है तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसको अप्रूव कर देता है। तो इसमें कोई अब मेरा ख्याल है जो अहम बात नहीं है। ये मुआहिदा जो 1.1 बिलियन रुपीस इनको मिलना है, क्योंकि 1.9 ही ले चुके थे 3 बिलियन में से। तो अब ये मिशन ने इनको अप्रूव किया है तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी अप्रूव कर देगा। लेकिन जो बहुत अहम बात है वो ये है कि जो $8 बिलियन का बेल आउट पैकेज मांग रही है उसके सिलसिले में उन्होंने बहुत अहम चीज़ों की निशानदेही की है, वो मैं आपके व्यूवर्स के सामने रखना चाहता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक दरख्वास्त तो नहीं दी है, लेकिन क्योंकि बजट में उन्होंने कहा है कि ये तमाम चीज़ें आप लाइए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो ये कि सूबों को उन्होंने कहा है कि जो NFC अवार्ड के तहत पैसा दिया जाता है वो सूबे पूरी तौर पर खर्च ना करें। तो उन्होंने बिजली के नर्क के हवाले से कहा है कि बिजली के नर्क जो है वो आपको रेगुलर बढ़ाना होगा। गैस के नर्क के ऊपर उन्होंने कहा है कि तकरीबन 6 महीने में गैस का नर्क बढ़ाना पड़ेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे उन्होंने निशानदेही की है कि पेट्रोलियम लेवी उसको आपने बढ़ाना है। अच्छा, IMF ने 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो बात की है, एक बजट खसारा कंट्रोल और दूसरा सर्कुलर डेट जो है वो नहीं बढ़े। अब सर्कुलर डेट नहीं बढ़ने की 2 ही वजूहात होते हैं, या जो बिजली की चोरी हो रही है उसे आप रोकें या आप नर्क बढ़ाएं। तो मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF से इस बात के लिए एग्री किया है कि वो चोरी तो नहीं रोक सकेंगे, लेकिन नर्क जो है वो बढ़ाएंगे, और मजीद जो अभी 40 अरब का बोझ बढ़ रहा है मजीद और बढ़ेगा, और वो मुसलसल बढ़ेगा। चोरी रोकी नहीं है। बजट खसारा कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो निशानदेही की है वो की है कि टैक्स की वसूली जो है वो आप बढ़ाइए, और टैक्स की वसूली में उन्होंने परचून के ऊपर टैक्स लगाना, रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगाना, ज़राअत के इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा है कि फाइलर एंड नॉन फाइलर की जो आपके जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन की जाए। इसके अलावा जो आप बात है जो है अखराजात कम करें, उन्होंने कहा है अखराजात कम करने के हवाले से उन्होंने कहा है कि खसारे वाले जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे उन्होंने निशानदेही की है PIA है, स्टेट लाइफ है, वुमेन बैंक है और पावर सेक्टर है, इसकी निजकारी करें। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो निजकारी की जाए। तो ये एक जो चीज़ें इस वक्त IMF ने, लेकिन ये अभी बाज़ाब्ता पाकिस्तान हुकूमत ने एप्लीकेशन नहीं दी है ये 8 बिलियन के लिए, लेकिन इस बजट में उन्होंने कहा है कि ये काम आप करें जो आपको करना है।
और मैंने इसकी आपको थोड़ी सी तफसील बता दी है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, दो बातें। एक तो ये है कि यकीनन जो इस वक्त हुकूमत है उसको ये फेस करना पड़ेगा और उसको ये बहुत जिसको कहते हैं ना कि ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो बहुत सख्त फैसले हैं और उसको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ आज आपकी मौजूदगी से इस व्यूवर्स के सामने कि देखें, ये जो इनकम, ये जो आपने बेनजीर इनकम प्रोग्राम रखा है और जो एहसास प्रोग्राम था, इनमें 450 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और आप तालीम में, और वो तालीम जिसमें हायर एजुकेशन भी शामिल है, 82 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गोया हम अपने नौजवानों को बेकारी बनाना चाहते हैं, हम अपने नौजवानों को तालीम याफ्ता नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, आप किस तरह से इस अग्रीमेंट को देख रहे हैं? ये जो हमारा $1 अरब का ये जो अब किस्त भी जारी की जाएगी IMF की जानिब से, और दूसरा ये कि कितनी मुश्किलात होंगी आगे मुस्लिम लीग नून के लिए? देखें, बहुत सारी बातें तो कर चुके हैं डॉक्टर दानिश, और जो दानिश कह चुके हैं मैं रिपीट नहीं करूंगा। बुनियादी तौर पे बातें तो वही हैं। देखें, मैं पंच लाइन आपको दे देता हूं जो यहाँ पे तय हुई है, और वो ख़बर के तौर पे बड़ी बात है। वो जो बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान हुकूमत के लिए, जिसके लिए अब इन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि जी आपका बजट डिस्टॉर्शन जो है ना इतना बढ़ गया है कि जिसको बिगाड़ को ये अब फिस्कल डिसिप्लिन में लाए बगैर आपकी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। और आपको जो फौरी तौर पे जो करना है ना, वो ख़बर के तौर पे ये बात है। अब ना वो कह रहे हैं कि देखें, आप इस वक्त जो बात फिर वही आती है NFC अवार्ड की, और फिर फेडरल डिविजन पूल जिसके तहत हमने 7वां NFC अवार्ड के तहत जो हमने सूबों को पैसा दिया और मरकज़ के पास रखा। वो कहते हैं 60% सूबे ले जाते हैं, 40% मसाइल मरकज़ के पास रह जाते हैं। अब 16,000 अरब रुपये का नया बजट बनने जा रहा है, जिसमें 9.4 ट्रिलियन का रेवेन्यू होगा, और इतने अखराजात हैं कि पहले दिन से ही जो है ना आपको बजट चलाने के लिए पैसा मांगना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जी आप अपनी हुकूमत का साइज़ इसको ड्रास्टिकली कम करें। और ये जो बात हो रही है कि जी कैसे होगा, देखिए दो बातें कर चुके हैं ख्वाजा आसिफ भी, एहसन इकबाल भी, कि ये NFC 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड जो है ना इसको हम रिव्यू करेंगे। और जब सवाल पूछा गया कि जी पीपल्स पार्टी तो मुखालिफ है, तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी हम तरले मिनते करेंगे कि इनको ठीक कर लें। अब सवाल इस वक्त ये है कि कैसे होगा काम। देखें, अभी इसी बात को लेके उन्होंने बात की, सलीम मांडीवाला ने बात की है एक प्रोग्राम में, मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि हाँ जी देखें, अब मुश्किलात हो तो कंसेंसस के साथ बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो खबर ये बता रही है हमना कि इस वक्त जो फैसला किया गया है कि जी आप फौरी तौर पे तो आप मांग टांग के तो मामला चलाएंगे, लेकिन आपको जो ठीक करना है ना, आपका साइज़ इतना ज़्यादा हुकूमत का है कि जब तक आप इसको नहीं कम करेंगे, और इसके लिए बेहतर यह है कि जो सूबों को पैसा दिया जाता है उसको कम करें। और सूबों को कहा गया IMF की तरफ से बड़ा वाज़े तौर पे कि जी आप ये बात आप क्यों नहीं करते कि आप अपने तौर पे अपने टैक्सेस रेज करें, स्टैम्प ड्यूटियाँ करें, सेल टैक्स लगाएं। आप सीधा सीधा हुकूमत से पैसा ले लेते हैं मरकज़ से, उसके बाद मज़े कर रहे होते हैं। जी लगारी साहब, देखिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मैंने एक दफ़ा किसी और प्रोग्राम में, हमारे ही प्रोग्राम में, आप किसी और मौके पर मैंने कहा था ये बात। मैं एक जनरल GHQ में एक मीटिंग हुई और वहाँ पर इस पर बड़े सवालात हुए थे, ख़ास तौर पर इस मामले पर। मैंने अर्ज़ किया था कि वफाक जो है वो तो सोशल सेक्टर में कुछ नहीं उसने करना है। वफाक ने तालीम के लिए कुछ नहीं करना है, वफाक ने सेहत के लिए कुछ नहीं करना है, वफाक ने लोकल बॉडीज़ के लिए कुछ नहीं करना है। वफाक ने 47 डिपार्टमेंट जो है उनको कनकरेंट लिस्ट से ख़त्म करके वो सूबों के हवाले कर दिए हैं। उसके बावजूद वफाक का जो बजट है वो पाकिस्तान के तमाम सूबों के मजमूई बजट से भी दुगने से ज़्यादा है। तो वफाक करता क्या है? वफाक की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? वफाक को वैसे ही उस फार्मूले के तहत आना चाहिए था जो पाकिस्तान बनाते वक्त फाउंडिंग फादर्स ने कहा था। और फाउंडिंग फादर्स जो कायद-ए-आज़म की गारंटीज़ हैं सूबों के लिए और वफाक के लिए, वो गारंटीज़ को आप अब भी नाफिज करें। जो कुछ कहते थे कायद-ए-आज़म गलत नहीं कहते थे, या अपने बहुत बड़े बोझ अपने ऊपर लाद दिए वफाक ने। अपने बोझ शंट करें, इनको हटाएं अपने बोझ को। क्या इस तरह की चीज़ें जो हैं जिनको आप अपने ज़िम्मे लेकर बैठे हुए हैं, और वो सारे महकमे जो दीवार हो गए वो सारे वफाक में चल रहे हैं और वफाक उनके ऊपर कर रहा है, तो उनको वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है कि सूबों ने गलत किया है, सूबों के बाद पैसा आया है, सूबों ने अपनी इस्तात के मुताबिक खर्च नहीं किया। सूबों को डिवाल्व करना चाहिए ये नीचे लोकल बॉडीज़ की तरफ, और ये पैसा जो है नीचे जाना चाहिए। और ये कि सूबों से कट लगाया जाए और वफाक जो है वो अपने पास जितने पैसे हैं वो रखे, और उसका ये भी ना हो कि जनाब जिन डिपार्टमेंट्स की, जिन महकमों की ज़रूरत नहीं है वो क्यों उसके पास रहें, वो किस लिए रहें, जब उसने ये हायर एजुकेशन वफाक में क्या कर रहा है,
ये वफाक के अंदर वजारत तालीम क्या कर रही है, विभाग के अंदर वजारत सेहत क्या कर रही है, विभाग के अंदर बहुत सी वजारतें ऐसी हैं जो बगैर वजह के यहाँ चल रही हैं। और एक एक वजारत के 6 नाम कर दिए गए हैं। कोई एक हेल्थ डिवीज़न हो गया, हेल्थ का पता नहीं कोई और सा नाम कर दिया गया, बेसिक हेल्थ कर दिया, प्राइमरी हेल्थ कर दिया, सेकेंडरी हेल्थ कर दिया और हायर हेल्थ कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया है आपने, फिर डिपार्टमेंट के हिसाब से कर दिए। तो मेरे ख्याल में वफाक को, सूबों को ज़्यादा अख्तियारात अगर फंड हैं तो उसको जिम्मेदारियाँ ज़्यादा दी जाएँ और आप इसको तय कर लें। लेकिन ये नहीं हो सकता है ना कि आप वफाक के जो एक ऐसा पूल जिसमें चले गए हैं पैसे, आप कहें नहीं वफाक को वापस कर दिए जाएँ और वफाक अपनी जिम्मेदारियों को तायुन भी ना करे और पता भी ना उसने डिलीवर क्या करना है। तो ये हमें इसको देखना होगा। जो IMF की कड़ी शरायतें, आप पैसा जो ज़ाय करते हैं वो क्यों होता है। ये जो बिजली के चोरी हो रही है, इसको चोरी को क्यों नहीं रोका जा रहा है। और जो कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं आपके सामने होती हैं, आपकी आंखों के सामने होती हैं, जो ज़िया होता है दौलत का, वसाइल का, बेदर्दी से उसको क्यों किया जाता है। और ये क्या होता है कि जनाब आपने फ्यूडल सिस्टम को जूं का त्यों रखा हुआ है और फ्यूडल को जो पारसा बना कर रखा है, नहीं इस पर नहीं है, ये तो वलीउल्लाह, इस पर वो नहीं लगेगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ऐसे चलाना है पाकिस्तान को तो फिर आप चलाएं, आपने अब तक चलाया तो अब भी चला लीजिए। इंडिया ख़त्म कर चुका है, बांग्लादेश में आपने ख़त्म कर दिया था। पाकिस्तान होते हुए पाकिस्तान सर, इसलिए तो एक जुमला ऐड करूँगा जी एहतशाम साहब, एक जुमला आमना ऐड करूंगा। देखिए ये 2010 में जो NFC अवार्ड हुआ ना, इस वक्त सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ये गलत तरीके से हुआ था। वन गो में 47.5 से 57.5% कर दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया, जबकि हमेशा 1% हर साल बढ़ता था। तो या तो है ना कि कोई यहाँ से तेल निकल आता, यहाँ से कोई हमें मिलर निकल आते तो हम कहते जी ठीक है। वो एक वक्त फैसला किया गया, हफीज शेख साहब रिकॉर्ड पे है कि यह गलत फैसला हुआ था। जुल्फ़िकार साहब, आप अग्री करेंगे, जैसे लगारी साहब भी कह रहे हैं कि वफाक के पास जो इतने इख्तियारात हैं, अगर ये सूबों में जो तालीम के मामला देखे जाएँ और ये बाकी जो इशूज़ उन्होंने रेज़ किए हैं, तो ये मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। पहले तो मैं ये बात कर लूँ। देखें, उस वक्त भी आइडिया ये था कि सूबों को हम दे देंगे और उसके बाद वफाक जनरेट करेगा। अब वफाक जनरेट करता नहीं है तो ये कसूर तो फिर वफाक का है कि वफाक जो हदफ टैक्सेस के मामले में रखता है, वो टैक्स डिपार्टमेंट के अच्छे खासे लोग जो हैं उन लोगों से मिलकर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ मिलकर, अब कस्टम का आप ख़ुद देखते हैं कि कस्टम का जो कुछ हुजम आता है वहाँ से उसका क्या वैल्यू, किस तरह डी वैल्यू करके उन चीज़ों की वो सारा कुछ होता है, स्मगलिंग होता है। तो ये तमाम चीज़ें तो वफाक का काम है कि वफाक अपने रेवेन्यू को जनरेट करे। अब वफाक ने जनरेट नहीं किया, कसूर सूबों का नहीं है, सूबों को उस वक्त दे दिया गया। बात जो लगारी साहब ने की है, देखिए A1.1 जो है यहाँ एग्री कर गए, उनका जो बोर्ड होगा वो भी कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। $8 बिलियन का आगे जो है वो आपका पैकेज है, बेल आउट पैकेज, वो भी मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए कह दें मिल जाएगा। लेकिन क्या आगे क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। अब अगर जिस तरह से कहते हैं बड़ा कड़ा वक्त है, वार फुटिंग बेसिस जो है, वार फुटिंग बेसिस पे हमने स्टेप्स लेने हैं। आप अगर सिर्फ ये हल नहीं है कि आप बिजली के बिल बढ़ा दें, गैस के बिल बढ़ा दें, उनके रेट्स बढ़ा दें, उनके टैरिफ बढ़ा दें और उसके बाद चोरी होती रहे, चोरी में इजाफा हो। अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में इनके इंडस्ट्रियल जो इनके एसोसिएशन है उनमें एक अपील लगी फ्रंट पेज पर अखबारात में कि हम पे नहीं कर सकते हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब उस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे कि बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, ये जिस तरह वैसे ही मॉरिबॉन्ड हुआ है, वैसे ही जो है वो एक बीमार सनतें हैं और मज़ीद इन पर आप रखेंगे तो ये जो रही सही कसर है वो भी उनकी कमर टूट जाएगी। तो एक्सपोर्ट आप भूल जाएं कि आप आज थोड़ा बहुत भी एक्सपोर्ट हो रहा है, भूल जाएं, पहले से हम इस क्राइसिस में। तो सबसे बड़ी बात है कि वार फुटिंग बेसिस पर आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के, प्रेसिडेंट हाउस के खर्चे अखराजात कम करें, मिनिस्ट्रियों के खर्चे अखराजात को कम करें। कि कल ये कहा गया कि तनख्वाहें और नहीं, उसके अलावा देखिए तनख्वाह, मैं समझता हूँ कि आज की महंगाई में, आमना आज की महंगाई में तनख्वाह को आप रहने दें। सबसे पहले उन जगह से आप शुरू करें, अलाउंसेस
और ये ट्रिप्स जो हैं, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए तमाम CMs को कहें कि ऑनलाइन आ जाए, हम जूम पर उनसे मीटिंग कर लेंगे। सिस्टम को खुद भी पहले समझना पड़ेगा, फिर ही हम जाके आवाम को रिलीफ दे सकेंगे, जैसे कि वादे भी किए गए हैं इलेक्शन से पहले रिलीफ देने के। देखते हैं आगे जाके किस तरह से मामला को हैंडल किया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद अहम स्टोरीज हैं उन पर डिस्कशन होगी। वेलकम बैक। और रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी 9 मई के वाकयात से मुतालिक केस में जारी हुए हैं, जबकि वजीर आला KP को 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। दूसरी जानब इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दायर करदा दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जिसमें कोर्ट ने ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त पर 2 दिन में फैसला करके कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अब इस सूरत हाल में एक सवाल तो ये है कि क्या PTI को जलसे की इजाज़त मिल जाएगी या इसकी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा कि जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ही अदालतें और पेशियाँ भुगतता रहेगा तो सूबे पर तवज्जो कब देगा, सूबा तरक्की कैसे करेगा? ये सवाल हमारे सामने मौजूद है। इत्तेशाम साहब। जी देखें आमना, जब ये गंडापुर साहब की तैनाती हुई थी तो उसी वक्त लोगों ने सवाल उठाए थे कि बानी PTI को सोचना चाहिए कि जिन लोगों को पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं या जो वाकई एक तसादम की तरफ, मज़ामत की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और आप एक सूबा आपको पूरा का पूरा मिल गया, तीसरी मरतबा आप सूबा जिस पे आप हुकूमत करने जा रहे हैं, और आपकी बहुत सारी वीकनेसेस भी होंगी, माली लिहाज से भी, फिर दहशतगर्दी भी है और बहुत सारी चीज़ें, और आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो क्या काम कर सकेंगे, क्या डिलीवर करेंगे, इन हालात में उनका आना, फिर उसके बाद ऊपर नीचे 2-3 उनके सख्त बयानात आने के बाद तो ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा था कि इट हैड टू हैपन कि उनके निकलने थे वारंट, और नए 9 मई के हवाले से बहुत सारे केसेस की बात होगी। देखें अब सीधा साहब गलत या सही की तरफ अब क्या जाएँ, मैसेज तो यही है कि जब आप फैसला कर लेते हैं कि आपने लड़ना है और आप ये भी कहते हैं कि जी हमने बाकायदा तहरीक चलानी है, हमने तसादम की तरफ जाना है, मज़ामत करनी है, और असद कैसर साहब की बातें सुन लें, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, तो फिर ठीक है भाई, ऐसे है तो फिर आ जाए मैदान में। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जिस अंदाज से सब कुछ हो रहा है, और पार्टी के अंदर भी जो कुछ लोग हैं वो जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जी शायद हमारे लिए चीज़ ठीक नहीं है, हमें कोई बीच का रास्ता तलाश करना चाहिए। फिर पार्टी के अंदर इख्तलाफात जिस अंदाज से आप देख लें कि हाईजैक किया हुआ है वकला ने, अभी आप देख लें गौर खान ने फाइनली बयान दिया कि निजी सुन्नी ताद के साथ जाने का फ़ैसला ठीक था। अब इसी तरह से आप देख लें गंडा उनकी सपोर्ट किया था, मरवत साहब की सपोर्ट की थी, अली ज़फ़र साहब ने, उसको भी उन्होंने शटअप कॉल दी थी। तो एक वो सूरत हाल है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। दूसरा ये एक बड़ी एक सीरियस सिचुएशन है कि गंडापुर के अगरचे 2-4 बयानात उन्होंने अच्छे दिए थे बाद में कि जी मैं पेशावर में नहीं था जब आए थे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ होते तो मैं जाता, और फिर उनकी मुलाकात भी हो चुकी है और वहाँ पे उन्होंने बात भी की है, उनको एश्योरेंस भी दी गई है कि आपके जो माली मामलात हैं, जो आपके जो पैसा पुराना रहता है वो आपको दिया जाएगा। अब इस स्टेज पे मैसेज क्या है, सिग्नल क्या है कि जिस अंदाज के बयान दिए जा रहे हैं उसके बाद जो सिग्नल दिया है ये मुख्तदारी की तरफ से कि भी सीधा है कि आप लड़ाई के मूड में हैं, अगर आप वापस नहीं करना चाहते, सॉरी करके चीज़ें ठीक नहीं करते तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। मेरा ख्याल है आज ये सब जगहों पे सब क्वार्टर में, ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में यही बहस हो रही है कि गंडापुर क्या करेंगे अगर इस तरह के उनके ऊपर केसेस रहे। डॉक्टर साहब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो दोनों फरीकैन को बैठ के अगर मुल्क को आगे चलाना है, वो अगेन वही बात आती है, रिकनसाइल करना है, तो फिर कन्फ्रंटेशन तो नहीं होगी, फिर आप केसेस बनाएंगे, फिर दूसरी जानिब से भी जवाबात आएंगे, और फिर यही वाले मामला कि अगर ऐसे चलता रहेगा तो एक सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है अगर वो पेशियों पे जाते रहेंगे, सूबे पे कौन तवज्जो देगा, कैसे मामला चलेंगे? देखिए ये 9 मई का जो वाक़या हुआ था इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख में ऐसी दहशतगर्दी जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन देखिए अगर ये अमल हुआ था तो इस पर हमने तो उस वक्त भी ये कहा था कि ये बहुत बड़ा फेलियर था, पंजाब हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर था, इंतज़ामिया का, पुलिस का, कि चंद 100 लोगों को, चंद हज़ार लोगों को, चाहे वो दहशतगर्दी थे या किसी जमात के लोग थे, उनको कंट्रोल किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। अब आप देखें जो कैपिटल हिल में हुआ था उसकी सज़ाएं भी दे दी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस 9 मई के वाक़े में अभी तक सज़ा नहीं हुआ। 1900 अफराद गिरफ्तार हुए हैं और तकरीबन कोई 3300 अफराद जो हैं
वो भी चार्जेस में हैं जो कि मफरूर हैं और इनके ऊपर जो है इंसदाद व दहशतगर्दी की अदालतों में केस चल रहा है जो गिरफ्तार हैं। और बाकी जो लोग हैं उनको कहा यह जा रहा था कि जी आर्मी कोर्ट में लाया जाएगा और इस सिलसिले में काफ़ी काम भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है, सबसे पहला सवाल ये है कि 9 मई के वाक़यात में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कानून हरकत में आए और अदालतें अपना फौरी तौर पर फैसला करें, जिस तरह अमेरिका की अदालतों ने फैसला दिया है, ताकि ये मसला ख़त्म हो। जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो जिम्मेदार नहीं हो उनको आइन और कानून के तहत उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वो हक दिया जाए, उनको काम करने दिया जाए। आपने बिल्कुल सही बात कही कि गैर ज़रूरी तौर पर अगर इंतज़ामिया, हुकूमत या इलेक्शन कमीशन मसाइल पैदा करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। अब रही अली अमीन गंडापुर की, देखिए अली अमीन गंडापुर बिल्कुल बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट इमरान खान ने वक्त ने साबित किया। हमने उस वक्त भी कहा था कि बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट गलत की जा रही है और गलत कर दी गई और गलत जारी है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने क्योंकि वो बहुत ही अनापरस्त आदमी है और जो फैसला के अंदर दो बड़ी खराबी तो सामने नजर आती है। एक तो ये कि कोई उनके कान में कह दे तो वो फौरन आगे बढ़ के बात कर जाते हैं और उसकी तस्दीक भी नहीं करते। दूसरा, अगर किसी सिलसिले में स्टबन हो जाए तो वो छोड़ते नहीं। अली अमीन का अपॉइंटमेंट मैसेज था, क्लियर कट मैसेज था एस्टेब्लिशमेंट को कि हम जो है वो क्लैश करना चाहते हैं और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तय है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब तक रहेंगे, आपने 735 का केस देख लिया, अब 9 मई का केस आ गया है, यकीनन ये टेंशन रहेगी। ये अच्छा मैसेज है। इसका मतलब है फिर लगारे साहब, अगर एक जुमला जो भी डॉक्टर साहब एक जुमला देखे ना, ये जो बात की है ना उन्होंने डॉक्टर दानिश ने कि अनापसंदी और ये सब कुछ, अभी 2019 में इनकी हुकूमत थी, केकड़ा 1 वो तेल निकलने वाली बात थी, लोगों ने कहा कि जी अब खामोश हो जाएं, ये इसको चुप करके रहने दें। उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ, तेल निकलने के लिए आ रहा है। उधर से अमेरिकन ने उस अमरीकी कंपनी को कहा वापस करें, बंद करके आ जाएं। उन्होंने कहा जी 300-500 मिलियन डॉलर नुकसान होने का, हम दे देंगे, बंद करके आ जाएं। तो काश वक्त पे फैसले करते और गैर जरूरी ना बोलते तो ये सूरत हाल ना होती। सॉरी जी, ठीक है। अच्छा लगारे साहब, अभी वही अगेन बात आई थी, इसका मतलब है अगर मुक़तदरा को एक फेस एक्सेप्टेबल नहीं था तो फिर इसका मतलब मामलात आगे नहीं चलने दिए जाएंगे, मामलात चलेंगे नहीं, ये क्या देख रहे हैं अभी आप? मुक़तदरा या तो कानून से बालातर है या सब कुछ कानून जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है। मतलब जिन लोगों ने, जो भी लोग हैं, 9 मई में हमारे सामने के वाक़यात हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं और, हम तो ऑन कैमरा देख रहे हैं। अगर इन लोगों के ऊपर आपको इन्वेस्टिगेशन करने में, अगर उसके बाद इनके पूरा तहकीकात करके चालान पेश करने में, चालान पेश करके फिर उसके प्रोसिक्यूशन में, प्रोसिक्यूशन से उसके ट्रायल में और ट्रायल से उसके फैसले तक पहुंचने में अगर आपको इतनी ज़्यादा मुद्दत दरकार है तो फिर तो एक सदी गुजर जाएगी और आप फैसले पर नहीं पहुंचेंगे और ये मामला तो वैसे ही रहेंगे। अब तक कितने लोगों को आपने इंडक्ट किया है? तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को छोड़ देना चाहिए, ज़मानत पर दे देनी चाहिए और फिर उसके बाद आप ट्रायल चलाते रहें जब तक आपकी मर्ज़ी हो, ट्रायल चलाते रहें। लोगों को जेल में पड़े हुए हैं और अभी तक ट्रायल के मामले में नहीं गए हैं कि जनाब अभी ऐसे कोई आदाद शुमार नहीं है कि इतने लोगों का ट्रायल हो रहा है या इतने लोगों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और अब उनके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन से मुकदमात जो हैं उनमें किन लोगों का जो गिरफ्तार हैं। अगर 2500 के करीब लोग गिरफ्तार हैं, अगर 3500 लोग मफरूर हैं, तो आपने कितने लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की है और यह अपना गंडापुर साहब के खिलाफ कौन सी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल किया है, उन्होंने कहाँ जाकर दहशतगर्दी की थी। कोई चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए। वो तो यही समझा जाएगा ना कि चूँकि उनकी पार्टी है, वो पार्टी दबी हुई है, उसको दबाया गया है और उसको पार्टी को कहीं स्पेस नहीं मिल रहा है, तो वो जाहिर है अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है। भाई अगर वो चीज़ें हैं तो हमारे पब्लिक के सामने लाएं कि जनाब ये सारा कुछ था, लेकिन आप इतनी ताख़ीर हो गई है, तकरीबन 10 महीने गुजर चुके हैं। ये ऐसे काम थे जिनको 1 महीने में हो जाना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन करके आपने चालान पेश कर देना चाहिए थे, ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए था, फैसले आने चाहिए थे, वो तो नहीं हुए। अब नहीं होंगे तो मजीद 10 साल नहीं होते तो मजीद 10 साल ये सूरत हाल रहेगी और मजीद 10 साल तक ये इस तरह से लोग जो हैं वो अपने मुस्तकबिल के लटके रहेंगे, चाहे वो 2500 हैं, 2.5 लाख हैं, कुछ भी हैं, जिस तरह से होगा। और बाकी लोगों का भी अच्छा वो भी मुलविस था तो उसका नाम डाल देगा ऐसे, तो
कि जनाब आप भी मुलव्वस थे और किसी भी शख्स को किसी भी मामले में डाल देंगे और ये तो खाता है खुला रहेगा फिर ये जुल्फिकार साहब, तो फिर ये अगेन वही बात आ जाती है कि जुडिशल इंक्वायरी जिस पे तमाम पार्टीज इवन पीटीआई भी इस पे ऑन बोर्ड थी कि आप जुडिशल इंक्वायरी कराएं मामले की, वंस एंड फॉर ऑल ये इस इशू को बंद किया जाए, क्लोज किया जाए, जो भी इसके मैं अर्ज करता हूँ जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा बिल्कुल नाजायज है। हर केस टू केस हर आदमी की जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये वाकयात ऐसे थे जो सबके सामने। ठीक है जुल्फिकार साहब, आप क्या समझते हैं, आप इससे अग्री हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए थी ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये चीज़ें बंद हो जाती हैं एक ही बार, ताकि जो भी कल्प्रिट्स थे वो सामने आते? इससे पहले तो देखें, कंपैरिजन अमेरिका का और हमारा कंपैरिजन गलत है। वहाँ कानून है, वहाँ प्रोसिक्यूशन का अपना एक सिस्टम है, वहाँ जुडिशरी का अपना एक सिस्टम है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता। 2% आप कह लें, 5% कह लें, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो चीज़ें। डॉक्टर साहब मुझे दानिश साहब बात करने दें, मुझे बात करने दें, मैं कंप्लीट करूँगा। इम्प्लीमेंट नहीं होता, मुझे बात करने दें दानिश साहब, मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। आप अपनी बात कर लीजिएगा, आपने कर ली, मुझे बात करने दी। तो बात यह है कि इस तमाम उसमें हमारा सिस्टम ही नहीं है। और पहले तो ये देखें कि लड़ाई है क्या। लड़ाई मुस्लिम लीग नून की है और पीटीआई की है, ये लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट की और उनकी है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि 9 मई में जो कुछ हुआ उसमें लीडरशिप ने, वीडियोस मौजूद हैं, उन्होंने बिल्कुल कहा कि जाके कोर कमांडर हाउस पे कैंट की तरफ जाएं, कोर कमांडर हाउस की तरफ जाएं। ये वीडियोस मौजूद हैं जो हमने सब ने देखा। अब प्रोसिक्यूशन इतना स्लो है, इतना उसका पेचीदा सिस्टम है कि किस तरह से इसको लाएं, किस तरह से करें। अब लड़ाई उनकी है, वो रगड़ा उनको दे रहे हैं कि जितना उनको वो क्रश करें, जितना उनको कहें। इस वक्त बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त आपस की लड़ाई है। इस पीटीआई में अगर आप देखें तो पीटीआई में इस वक्त हॉकिश एलिमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, डोमिनेट करता है। उसमें इमरान खान साहब खुद शामिल हैं। बाकी जो हैं वो एक तरफ से वो बार बार उनको कहते हैं कि कोई रास्ता हमने निकालना चाहिए, इतनी बड़ी हमारी कामयाबी हुई है, इतनी बड़ी कामयाबी हुई है, इस कामयाबी को हम बेहतर हैं कि इस कामयाबी को अपने फेवर में इस्तेमाल करें उन चीज़ों को। लेकिन शायद उनके समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कि नहीं, घुटने टेकने पर इनको मजबूर करें। अब ये लड़ाई चल रही है, स्टैब्लिशमेंट या मुकद्दरा का कभी घुटने टेक दे या ये घुटने टेक दें या दरमियान का कोई रास्ता निकालें। महमूद खान अचकज़ई साहब इस वक्त बड़े क्लोज हैं उनसे, मौलाना फजलुर रहमान भी कोई दूर नहीं है उनसे। ये दोनों अगर अहबाब दरमियान में पढ़ के अगर ये मामला कोई निकाल दें, रूल ऑफ द गेम सेट कर दें कि आगे 5 साल इस मुल्क के लिए, इस सिस्टम के लिए, इन चीज़ों के लिए किस तरह हम आगे चलें, तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जी चलें जी, हमारा तमाम पैनलिस्ट की इस पर राय आ चुकी है इस टॉपिक के हवाले से। और अब आप हम जिस तरह से मामला देख रहे हैं, एक और बड़ी आपके सामने वो ये कि कच्चे के डाकों की, जिन्हें लगाम डालने की बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन सब बेसुध दिखाई दे रही हैं, बेसमर ही साबित होती है। निगरा हुकूमत सिंध की जानिब से भी कच्चे के डाकों का कला कमा करने की बातें की गई थी, लेकिन डाकू राज अपनी जगह पर कायम है, बल्कि अपनी गिरफ्त कुछ मजबूत कर चुका है। हालिया वाक़े में कंद कोट के करीब डाकू ने अल्लाह रखियो नंदवानी नामी स्कूल टीचर को शहीद कर दिया। ये टीचर डाकों के खतरे के बावजूद स्कूल जाते थे। खबरों के मुताबिक सिर्फ सिंध में 2 माह के दौरान 200 से ज़ायद शहरी और ताजर कच्चे के डाकों का शिकार हो चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि कच्चे के डाकू सिर्फ सिंध में नहीं, अब पंजाब में भी खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। बस दोनों सूबों के डाकुओं का तरीका वारदात मुख्तलिफ है। गुज़श्ता दिनों सस्ती गाड़ी का झांसा देकर खैबर पख्तूनख्वा के 2 नौजवानों को पंजाब में अगवा किया गया, जिन्हें 5 करोड़ तावान के बाद रिहाई मिल सकी। अब इस पर सवाल यह है कि हुकूमत को फिलफौर ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए कि इस इशू को कंट्रोल किया जाए। कि डाकू तो हुकूमती रेट को चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि वक्ती तौर पर कच्चे के डाकों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन इसके कुछ नताइज खातिर खा बरामद नहीं हो रहे। लगारी साहब, किस तरह से किया जाएगा अपनी कंट्रोल मामला? देखें, एक बात बड़े पते की मैं सामने रखना चाहता हूँ। पंजाब में इस तरह के ऑपरेशन मार्च के आखिर में और अप्रैल के आगाज़ में होते हैं बिलअमूम। ये ख़ास तौर पर जो कच्चे का इलाका है, रहीम यार ख़ान और राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के दरमियान जो दरियाए सिंध के किनारे के कच्चे के इलाके यहाँ पर होता है, जहाँ मज़ारी ट्राइब है और इस तरफ को और उस तरफ भी मज़ारी ट्राइब है, दोनों तरफ है, और बहुत से ट्राइब्स हैं, उनके अंदर बहुत से आए हुए हैं लोग। तो ये दहशतगर्द
उनको पता चलता है फसलें तैयार हो गई हैं, वो पहुंचते हैं और पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्सिंग इदारे हैं वो पहुंचते हैं और असल जिन लोगों ने काश्त किया होता है वो बेचारे भाग जाते हैं। असल में एक बहुत बड़ी यहाँ पर वो होती है कि फसलें उठानी होती हैं और फसलें उठा ली जाती हैं और लोगों की मेहनत जो है साल भर की वो उठा ली जाती है और उनको उससे महरूम कर दिया जाता है। यहाँ सिंध के कच्चे के इलाका सबसे बड़ा टारगेट ये है। सिंध के कच्चे के इलाके में भी अगवा बर तावान की वारदातें होती हैं। पंजाब के उन इलाकों में, सराइकी बेल्ट के उन इलाकों में जहाँ पर ये दहशत गर्दी हो रही है, यहाँ पर ये डाकू जो हैं नित नए नाम से आ जाते हैं। कोई छोटू को गैंग के नाम से, कोई बोसन गैंग के नाम से, कोई लंडन गैंग के नाम से, कोई किसी नाम से। इसी तरह के सिंध के डाकू जो हैं ये सारे के सारे किसी न किसी माफिया के कंट्रोल में होते हैं और माफिया जो है वो बहुत से इदारों से मिलकर अपना उनके साथ सहूलतकारी करने के बाद ये सारा कंट्रोल करती है। और इसमें बहुत से लोग जो हैं पसे पुष्ट भी होते हैं, सरे आईना भी होते हैं और इस तरह की वारदातें हो रही हैं। अगर हुकूमत कुछ कर सकती है, दो सूरतें हैं कि हुकूमत या तो सरेंडर करे, उनके आगे घुटने टेके और अपनी नाकामी का ऐलान करे और लोगों से कहे कि जनाब अपनी हिफाजत खुद करो, हम जा रहे हैं। और दूसरी सूरत यह है कि पूरे कुव्वत के साथ जो हुकूमत की रिट होती है उसके साथ क्रश कर दे। और ये क्रश करना इनके लिए मुमकिन नहीं है, वो आसान वो नहीं है कि आप ये जो है नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। मामले इतने ख़राब हैं, इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? आपका जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात ज़रूर तस्दीक अपने लेवल पर तस्दीक करना चाहता हूँ कि देखिए सिस्टम अमेरिका में भी है, सिस्टम पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में जो सिस्टम है ना वो है कानून मौजूद है, इदारे सिक्योरिटी के मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेटिव इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। ये सिस्टम कहलाता है। ये यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। हाँ, अमल दरामद नहीं होता। अब मैं आता हूँ आपके डाकू। सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाका है उस पर 40 साल से, गुज़िश्ता 40 साल से हुक्मरानी है डाकुओं। और ये डाकू करते क्या है, ये उनकी पनाहगाहें हैं। ये वहाँ पे चोरी, डकैती, स्मगलिंग, किडनैपिंग, गाड़ियों की स्नैचिंग सब कुछ करते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि इन डाकुओं के ऊपर आप हाथ क्यों नहीं डालते हैं? इसलिए नहीं डालते कि इन डाकुओं की सरपरस्ती बड़े डाकू करते हैं। कच्चे के डाकू की सरपरस्ती पक्के के डाकू करते हैं। बड़े वडेरे, जागीरदार, माफिया, सरमायादार इनको पालते हैं, इनके जरिए काम करते हैं। आपको एक इत्तला दूं कि अगर आप आदाद शुमार निकालें, इस वक्त मेरे पास नहीं है वरना मैं दे देता, किसी जगह मैंने दिया था, कि कितने पुलिस वाले डाकू कितने पुलिस में भर्ती हुए हैं। अब आप एक बात बताएं कि क्या एक SHO जो 10 करोड़ में, 8 करोड़ में किसी जगह अपॉइंट होता है वो ये डकैती ख़त्म कर देगा, ये रैंसम, ये स्नैचिंग, ये चीज़ें ख़त्म कर देगा? उसको पहले 10 करोड़ कमाना है 6 महीने के अंदर, फिर 10 करोड़ उसने ऊपर कमाना है, फिर ऊपर वालों को देना है। तो बताइए ये क्राइम और ये पैसा वो कहाँ से हासिल करेगा? और सवाल ये पैदा होता है कि इन डाकुओं को, जो कच्चे के डाकू हैं, क्या पाकिस्तान के पास इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है? चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान, एक खास एरिया है जहां इनकी पनाहगाह। एक और आम बात बता दूं कि शहरी इलाकों में जितनी भी क्राइम होते हैं, बड़े करप्शन होते हैं, वो जाकर पनाह भी उन्हीं इलाकों में लेते हैं जिन जगहों पर ये कच्चे के डाकू बैठे हुए हैं। तो देखिए, कच्चे के डाकू मसला नहीं है, असल में है पक्के के डाकू का मसला। तो इंतजामिया में मौजूद, जो माफियाज में है, जो एस्टेब्लिशमेंट में, उनके मामलात कैसे चलेंगे? दीगर पैनलिस्ट की एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले कच्चे के डाकुओं के हवाले से जो बात हो रही थी, डिस्कशन चल रही है, डॉक्टर साहब ने जो इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाई कि अगर इंटेंट हो और जो अगर अपने इंटरेस्ट ना हो जहाँ से आप फ़ायदे हासिल करें, तो ये मामला बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसका कला कमा किया जा सकता है। जुल्फ़िकार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? फिर इसमें ताख़ीर की वजह सिर्फ यही है या और भी रीज़न्स है? नहीं, हमेशा देखिए, जब तक कोई मिला हुआ ना हो डाकू कुछ नहीं कर सकते हैं। डाकुओं के पुलिस में मुखबिर मौजूद हैं, वो यहाँ से पुलिस कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उनको पता चल जाता है कि क्या प्लान बन रहा है, कब हमारे ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा।
वो वहाँ से निकल जाते हैं, उनके कारंदे निकल जाते हैं, दूर चले जाते हैं, उनके सेफ हाउसेस में चले जाते हैं, एमपीएस के, पॉलिटिशियंस के, जागीरदारों के, इन्फ्लुएंशियल लोगों के, पीरों के, वडेरों के, ये सब उनको पनाह देते हैं क्योंकि उनके लिए काम करते हैं। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, अगर ये डाकू इतने ही इन्फ्लुएंशियल है, ये पिछले दिनों एक महीना पहले, 1.5 महीना पहले गोराम बुगटी हमारे एमपीए रहे हैं, शाहजैन बुगटी हमारे एमएनए और फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, उनका कोई बंदा ट्रैवल कर रहा था और उन्होंने, डाकुओं ने उनको रुकने का इशारा किया, वो नहीं रुके, उन्होंने फायर खोल दिया, उसमें जो है एक बंदा मर गया। ये उनकी हिमायती थी। वो डाकू के मुख्तलिफ गैंग जो है वो अपने लोग भेजते रहे एमपीए के पास और बुगटीज़ के पास कि ये बुगटी तो फिर ये कौम है, फिर हमें मारेंगे और हमारे लिए मसला करेंगे। वो बार बार उनको ये कहते रहे कि भाई हमने नहीं मारा, वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप ने, तीसरे ग्रुप ने, एक ग्रुप ने माना कि मैंने किया है तो अब हमारे बंदे से गलती हो गई है, इसका हर्जाना ले लें, वो कर लें। अपने कहने का मकसद ये है कि जब वो इस तरह एक सरदार जो है बलूचिस्तान का, जो बॉर्डरिंग एरिया में रहता है सिंध का और पंजाब के, उसका, उससे इतने खौफजदा हैं तो फोर्स और स्टेट से कैसे खौफजदा नहीं होंगे। तो ये मेरे ख्याल में इंटेंशन नहीं है, ये सिर्फ हमें टीवी पर बताया जाता है। आप देखें कि कैंपेन चल जाती है पूरी टीवी पे, जो है उस पर बख्तरबंद गाड़ियां हैं और जो है वो गने लेकर जो है वो खड़े हुए हैं, एक्शन कर रहे हैं, कोई इसके अलावा नहीं है। ये इंटेंशन की ज़रूरत है कि ख़ुद वज़ीर आला सिंध साहब इसका नोटिस लें, जरदारी साहब इसका नोटिस लें, बिलावल भुट्टो साहब इसका नोटिस लें, अपने होम मिनिस्टर को और आईजी पुलिस को बिठा दें, वहीं उसी एरिया में जाके कैंप लगा के बैठो, जिस तरह शोएब सडल साहब ने किया था। उनका एक डीआईजी एक डाकू ने मार दिया था, सही। उस पटफीडर के एरिया में वो जाके उधर बैठ गए थे, उन्हीं ग्रोह के लोगों को पकड़ भी लिया था, मार भी दिया और उसके बाद तब वापस आए। तो इस तरह अगर जो है कि इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी रेजोल्यूशन कमिटमेंट होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, किस तरीके से लोगों को वो करते हैं, किस तरह वो ट्रैप करते हैं। उसके बाद कोयटा के लोगों को ले गए हैं, पेशावर के लोगों को ले गए हैं, पंजाब के लोगों को ले गए हैं, सिंध और कराची के जो वो है वहाँ से ले गए। क्यों नहीं होता ये मैं समझता हूँ इसका नोटिस लेना पड़ेगा। सिर्फ ये टीवी पर ये कैमरे के सामने एक्शन लेने से कुछ नहीं होता कि आपने फोर्स भेज दिया और वो कर दिया। ठीक है एहतशाम साहब, ये नोटिस कब लिया जाएगा, ये कब इस पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इतने जो लोग हम देख रहे हैं डाकों का जो शिकार हो रहे हैं, उसमें आप 2 माह के अंदर ये जो रिपोर्ट्स हैं, 200 से ज़्यादा शहरी और ताजिर अब तक अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो ये क्या मामला तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं हाथों से सही कह रही हैं। देखें बात तो ये कि नोटिस अगर लिया जाता तो 2 माह में 200 वाक़यात जो हुए हैं और 200 वाक़यात में 59 लोग जो है ना वो तवान दे के आए, फिर 81 लोग 81 लोग जो है ना लाड़काना सखर से अगवा हुए, 59 जो है तवान दे के वापस आए। तो बाकायदा एक डाकू इंडस्ट्री बन गई है। मतलब ये लगारी साहब ने सही कहा कि ये हमारे सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे हो रहा है, लेकिन नाम ना ये इस दफ़ा कोई नया ट्रेंड है हनी ट्रैप वाला। वो जिस तरीके से ताजरों को और शहरियों को अगवा करके लेके चले जाते हैं, वहाँ जाके फिर उनके साथ सौदेबाजी होती है। तो एक तो बड़ी सीधी सी बात है, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कनाइवंस के बगैर, पुलिस की सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकती। फिर ऊपर जो लोग बैठे हैं, चाहे MNAs MPAs हैं तकड़े या लॉर्ड्स हैं, सरदार हैं, जो भी हैं करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं वो कर रहे होते हैं। देखिए कितनी बदनामी हो रही है, बाहर के प्रेस वाले भी जो है ना इसमें इन इशूज़ पे ऊपर लिख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सीरियस अमन अमान का मसला है और ये ख़ास तौर पे सिंध में और फिर पंजाब में भी इक्वली यही हाल है कि हम कहें। तो बलूचिस्तान थोड़ा सा बचा हुआ है, वहाँ दहशत गर्दी कुछ और तरह के मसाइल हैं। वो टोटल 4% आबादी है, 40% ज़मीन के हिसाब से उनका इलाका बनता है। तो मेरा ख्याल है KP में भी वाक़यात हैं, लेकिन ये कम है। पंजाब और सिंध में लम्हा फ़िक्रिया, और इस पर मेरा ख्याल है नोटिस लेना चाहिए। अभी हुकूमत आई है, अब तो मेरा ख्याल है सिंध में तो अब देख रहे हैं हुकूमत बन गई है, जरदारी साहब सदर बन गए हैं। अब यहाँ पे एक बेहतर, जब तक सूबों का और मरकज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और फिर ये बीच के लोग हैं ना जो हैंडलर हैं, सहूलतकार हैं, तो जैसे दहशत गर्दी में भी माल बनाते हैं, यहाँ पे भी पैसा बन रहा है। और मेरा ख्याल असल बात है कि पुलिस की जब तक ये नए सिरे से उसको तरतीब नहीं दिया जाता, यहाँ पे बाकायदा रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, तो मेरा ख्याल कुछ भी नहीं होगा। असल सवाल है कि पुलिस को कौन ठीक करेगा। हुकूमत कर सकती है आमना माजत के साथ, लेकिन मुझे लगता है कोई करना नहीं चाहता। लगता है कि उनकी इंटेंट ही नहीं है। चलें जी, तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम का वक्त है, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।